आदाब अर्ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज जो मैंने मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू जो है पाइल्स का मौजू है, और उसका ताल्लुक़ जो है हमारे मेहमान जो हम आज मदऊ किए हैं जिनको हमने, उनके थीसिस से उसका ताल्लुक़ है, और उन्होंने उसी के ऊपर जो है अपनी थीसिस कंप्लीट की। पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने हमसे बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की, काफ़ी अमराज के ऊपर, 2-3 अमराज के ऊपर काफ़ी अच्छी सैरासिल गुफ्तगू की। आज भी हम उनकी थीसिस, चूँकि इसके ऊपर है, इस मौजू के ऊपर है, इस मर्ज़ के ऊपर है, यानी पाइल्स, जिसको आम तौर पर जो है बवासीर का मर्ज़ कहा जाता है, उसी पर हम लोग जो है उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के पहले मैं आपको चलिए मुतारफ़ कराता हूँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर राशिद साहब, राशिद काजी साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो इसी बॉम्बे से फ़िलहाल, मतलब जो बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक बड़े मारूफ सर्जन हैं, यूनानी के बड़े मारूफ सर्जन हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं, और हम उनकी थीसिस के बारे में सबसे पहले कुछ थोड़ा सा जानते हैं और बातचीत करते हैं। आइए इस्तक़बाल करते हैं जनाब आपका। आप तशरीफ़ लाए, इससे पहले भी काफ़ी मुफीद मालूमात आपने हमें मतलब जो है दी। तो हमको ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने, चूँकि आज का मौजू हमने पाइल्स मुंतखब किया है, और ये जो मौजू है इसी मौजू के तहत मतलब जो है आपने इसको अपनी थीसिस की बुनियाद बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसके बारे में बताएँ। रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद MBBS, BAMS या BUMS के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ होते हैं, उसका एक लीगल टर्म्स होती है, एक उसकी एक कंपल्शन होता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर है वो कुछ रिसर्च, कुछ थेरी दुनिया के सामने पेश करे अपने गाइड के सुपरविज़न में, और वो थेरी से दुनिया फ़ायदा उठा सके। मेडिसिन की लाइन में तो मुझको जो टॉपिक सिलेक्शन मुझको दिया गया था, उनमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, उसमें से मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो था इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी ऑफ मरहम अहमर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोराइड्स। इस टॉपिक पे मैंने 1.5 साल रिसर्च की डॉक्टर साहब, और इस टॉपिक पे ही मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी को अपनी थीसिस सबमिट की, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में पास हुई, और मुझको फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिला। दिस इज माय थीसिस। तो इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी ऑफ मरहम अहमर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली केसेस ऑफ हेमोराइड्स, दिस वाज माय टॉपिक। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि थीसिस वर्क में हमको ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन करना होता है। यूनिवर्सिटी हमको ऐसा टॉपिक अलाउड करती है जिसकी इस वक्त माशरे में ज़रूरत है, जो बीमारियाँ कॉमन है या जिसका खातिर ख्वाह इलाज मौजूद नहीं है, या जिस पर उस पेथी में काम नहीं हुआ है। तो पाइल्स के मौजू पे हमारी यूनानी में पहली थीसिस थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत सराहा, और हमको फाइनल ईयर MS में इस थीसिस की बुनियाद पर अपीयर होने का मौका मिला, जिसमें हमने गोल्ड मेडल हासिल किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो हम आपको हेमोराइड्स के ताल्लुक से बताना चाहेंगे कि हेमोराइड्स आर द डिसीज इन विच द एनोरेक्टल वेन्स आर डायलेटेड। डायलेटेशन एंड इंगॉजमेंट ऑफ द एनोरेक्टल वेन आर कॉल्ड पाइल्स। मतलब हमारी जो मकद होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो मुंह से लेकर मकद तक होता है, एनस तक होता है। तो जो एनस का जो लास्ट पोर्शन है, जो मकद है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन है, उसको एनोरेक्टल रीजन कहते हैं, एनस और रेक्टम, जंक्शन ऑफ द एनोरेक्टल रीजन। और यहाँ इस जगह की अगर वेंस डायलेट हो जाए तो इस बीमारी का नाम बवासीर या पाइल्स। जी। तो ये तो खैर इसकी मतलब खातिर खा तारीफ हो गई, मतलब कि ये मर्ज़ क्या है ये तो बता दिया आपने। मैं ये चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये मर्ज़ किन मतलब जो है किस असबाब के तहत होता है, किस असबाब की वजह से होता है? हमने जब हमारा लिटरेचर कलेक्ट किया तो बहुत सारी एंशियन यूनानी बुक्स को रिफ़र किया। बहुत सारे एंशियन यूनानी ऑथर, अबू अली सीना, अबुल कासिम ज़ोहरावी, ज़करिया राजी, और इवन मुआलजात बुकरातिया को भी हमने रिफ़र किया, तिब्ब अकबर को रिफ़र किया, और बहुत सारी मेडिसिन की एंशियन यूनानी बुक्स रिफ़र की, अल कानून को रिफ़र किया, अत-तसरीफ़ को रिफ़र किया, जो यूनानी मेडिसिन में ऑथेंटिक मानी जाती है। उस जगह से हमने लिटरेचर कलेक्ट किया, और हमने जो कलेक्टिवली तमाम अतिब्बा की राय में बवासीर की तारीफ़ पढ़ी, तो उसका निचोड़ ये है कि बवासीर एक मर्ज़ है जो जिस्म में खून सौदावी के गलबे की वजह से पैदा होता है। जब जिस्म में सौदावी मादे खून को शामिल होकर उसके मिजाज को फासिद कर देते हैं, और अमाए मुस्तकीम की जो वेंस होती हैं, अमाए मुस्तकीम की जो वरीदें होती हैं, जब उन वरीदों में ये फासिद खून जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये वेंस चौड़ी हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, इंगॉज हो जाती है, फूल जाती है, जिसको बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। मॉडर्न साइंस की रोशनी में अगर हम देखें बवासीर के असबाब जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो पहली चीज़ है हेरिडिटरी,
मतलब ये एक मौरूसी मर्ज है, खानदानी मर्ज है और ये बाप से बेटे की तरफ ट्रांसफर होता है। इसकी वजह यह है कि जेनेटिकली वेनस वॉल वीकनेस होती है, मतलब कुछ लोगों में उस जगह की वेन्स जो होती हैं उनकी उनमें वॉल वीकनेस पाई जाती है, उसकी वजह से ये फूल जाती है और थोड़े से प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा जो हम इसमें अहम चीज़ है वो है एनाटॉमिकल फैक्टर। एनाटॉमिकल फैक्टर हम जब देखें कि जिस्म में, हमारे जिस्म की साख्त में जहाँ पर भी वरीदे होती है वो टफ स्ट्रक्चर से सपोर्टेड होती हैं, लेकिन सिर्फ एनोरेक्टल रीजन में वरीदे जो होती है उनको कोई टफ सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ एक लीन एंड थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जो उसके डायलेटेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाती। तीसरी वजह जो हम देखेंगे ये मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर है। बीइंग अ ह्यूमन means being a human being we are having a erect posture। हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट पोस्चर है, जबकि चौपाइयों का हॉरिजॉन्टल पोस्चर होता है। तो इरेक्ट पोस्चर की वजह से डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवी साहब, हमारा जो हार्ट है जो पंप करता है और ब्लड पूरे जिस्म को पहुंचाता है और फिर जो वेनस रिटर्न के थ्रू पूरे जिस्म से ब्लड वापस हार्ट में पहुंचता है, तो जो लोअर लिम्स है, जो एनोरेक्टल रीजन है, यहाँ से ब्लड शुड गो अगेंस्ट द ग्रेविटी, और अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रांसफर ऑफ द ब्लड इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फ्लो। जैसे चौपाइयों में हार्ट और एनोरेक्टल रीजन सेम लेवल पे होते हैं, तो आसान से मतलब वेनस फ्लो आसानी से हो जाता है, वेनस रिटर्न आसानी से हो जाता है। ये एक मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर है। इसलिए जो बवासीर मर्ज है ये इंसानों में खास तौर से पाया जाता है, चौपाइयों में नहीं, और फ्यू स्पेसीज ऑफ डॉग्स उनमें पाया जाता है ये मर्ज। उसके अलावा जो अहम एक्सैबरेटरी फैक्टर्स है वो है कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सबसे अहम सबब है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो अहम सबब है इसका स्ट्रेनिंग ऑन कॉन्स्टिपेशन। मतलब अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो और वो स्ट्रेन करे, जोर लगाए अपना फुजला पास करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, डेफिकेशन के लिए, तो इसकी वजह से बवासीर होती है। ये उसके असबाब है जो मॉडर्न साइंस ने हमको बताए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर खास तौर से इफेक्टिव होता है, मतलब इसकी जो असबाब के अंदर होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से कुछ पेशा होते हैं प्रोफेशंस होते हैं कि जो लोग, मतलब जिन पर ये फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता होगा? मतलब जो ऐसे पेशे जिसमें प्रोलॉन्ग सिटिंग इज रिक्वायर्ड, लाइक क्लरिकल जॉब, लाइक डॉक्टर्स, लाइक कंडक्टर्स, लाइक क्लर्क्स, लाइक कंप्यूटर सिटिंग पर्सन्स, दे आर ऑन हाई रिस्क फॉर पाइल्स। क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है, उनको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो एनोरेक्टल रीजन की वेन्स पे प्रेशर पड़ता है और वहाँ पर वो डायलेट होती है और वो मतलब वीकनेस होती है उस जगह पर, इसलिए उनको बवासीर का खतरा ज्यादा होता है इन पेशों में। वो डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि जैसे जो डेफिकेशन का जो प्रोसीजर जो हमारे यहाँ ईस्टर्न मतलब जो इलाकों मशरिकी ममालिक में राइज है, कुदरती तरीका है, उसका भी कुछ असर पड़ता है? जी, जब हमने लिटरेचर सर्वे किया तो हमको ये मालूम पड़ा कि पाइल्स आर द कॉमन इन ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड एज कम्पेयर टू ईस्टर्न वर्ल्ड। मतलब जो हमारे एशियाई ममालिक है, हिंदुस्तान है, इसमें कंपेरेटिवली कम इंसिडेंस है पाइल्स का। उसकी वजह जो एक्सपर्ट लोगों ने बताई, रिसर्चर्स ने बताई है कि जो डेफिकेशन के लिए पोजीशन है वो स्क्वाटिंग पोजीशन इज द नेचुरल पोजीशन फॉर डेफिकेशन इन विच आवर थाइज प्रेसेस ऑन आवर एब्डोमिनल वॉल। उसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल पर प्रेशर पड़ता है और डेफिकेशन इजी होता है। दिस इज द नेचुरल सिटिंग पोजीशन, दिस इज द नेचुरल पोजीशन फॉर डेफिकेशन। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं उसमें इंसान इस तरह से बैठ के टॉयलेट करता है और उसकी वजह से नो प्रेशर ऑन एब्डोमिनल वॉल। इसकी वजह से उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, इसकी वजह से नेचुरल प्रेशर डेवलप नहीं होता। और जो डेफिकेशन के लिए जो मस्क्यूलेचर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, जो डायफ्राम है, इंटेस्टाइनल स्ट्रेस है, और उसके अलावा जो थाइस का प्रेशर एब्डोमिनल वॉल पे वो डेवलप नहीं हो पाता और पेशेंट हैव टू स्ट्रेन। उसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से पाइल्स का उधर इंसिडेंस ज्यादा है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो कब्ज के जो पेशेंट शिकार होते हैं खास तौर से, तो उनके अंदर ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये तो आपने बताया। तो क्या अक्सर देखते हैं कि बहुत देर तक के जो है वो बैतुल खला के अंदर बैठे रहते हैं, जोर लगाते हैं, क्या तो क्या ये भी एक सबब है? जी, ये जोर लगाना स्ट्रेन इज अ मेन कॉज ऑफ पाइल्स, ये सबसे अहम सबब है। अगर मरीज को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो, मरीज को सिर्फ हार्ड स्टूल पास हो, तो उसकी वजह से भी बवासीर का खतरा होता है, क्योंकि हार्ड स्टूल इरिटेट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, और कॉन्स्टिपेशन हो तो मरीज स्ट्रेन करता है और स्ट्रेन की वजह से रगे फूलती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेशे जो बाजा बजाते हैं या जो गाते हैं उनकी गले की रगे फूल जाती है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन। तो ऐसे ही स्ट्रेन डेफिकेशन के टाइम पे जो लोग अप्लाई करते हैं तो उनकी वजह से पाइल्स होती है। अगर सिर्फ मरीज को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको पाइल्स का रिस्क नहीं, अगर उसको ये मालूम है कि उसको स्ट्रेन नहीं करना है, उसको प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। इसके अलावा एक पाइल्स का अहम सबब है ओवर परगेशन।
अच्छा। ना सिर्फ के कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स होता है, बल्कि जो लोग और परगेशन लेते हैं, जिनको बार बार डायरिया होता है, जिनको बार बार डिसेंट्री होती है, जो हैबिचुअल होते हैं परगेटिव्स लेने के, वो भी पाइल्स के लिए ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग भी एक अहम सबब है। अगर हम प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन इख्तियार करें, बार बार स्ट्रेन करें, तो वेंस डायलेट होती है। जी जी जी। तो मतलब जो है एक चीज़ जो आपने बताई कि जो परगेटिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी मतलब जो है खतरे से खाली नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ये तो असबाब पर हमारी बातचीत हो गई, हम ये चाहेंगे कि अब कुछ अलामात जो हैं पेशेंट खुद तो पता नहीं कर पाता है, जिस तरीके से वो पता करे कि मतलब मुझे। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवी साहब, पाइल्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, यूनानी के लिहाज से भी, यूनानी में शेप के लिहाज से बवासीर तूती, बवासीर लुई, उन्होंने बवासीर इनबी, उसके शेप के लिहाज से पुराने लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी। लेकिन एक नजरिया जो पुराने अतिब्बा और जदीद अतिब्बा में मौजूद है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स, जो हमारे एनोरेक्टल रीजन होती है, वहां पर एक डेंटेड लाइन होती है और उसके अंदरूनी तरफ नर्व सप्लाई नहीं होता, और उसके अंदरूनी तरफ जो वेंस डायलेट होती है उनको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, लेकिन जो डेंटेड लाइन से बाहर की तरफ वेंस डायलेट होती है उनको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और कभी कभी दोनों तरफ के पाइल्स टुगेदर होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उनको कहते हैं इंटेरो एक्सटर्नल पाइल्स। तो जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो हमारे एनोरेक्टल रीजन के ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज के हिसाब से उनकी कॉमन पोजीशंस है इन लिथोटॉमी पोजीशन, 7 o'clock, 3 o'clock और 11 o'clock पोजीशन पर, ये कॉमन पोजीशन है। तो जो इलाज का दारोमदार है या जो असबाब का अलामात का दारोमदार है वो उसकी किस्म पर होता है। अगर इंटरनल पाइल्स है और बहुत छोटी पाइल्स है तो मरीज को कोई अलामत नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी साइज की पाइल है या प्रोलैप्स्ड पाइल्स है तो मरीज को जो पहली तकलीफ होती है, जो जिसके लिए वो डॉक्टर के पास आता है, वो है ब्लीडिंग पर रेक्टम। मतलब मरीज ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मुझको टॉयलेट जाने के बाद, टॉयलेट से पहले या टॉयलेट के साथ या टॉयलेट के बाद कुछ खून के जर्रात खारिज होते हैं, और वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी जगह पाइल मास है और उसमें कितनी सिविरिटी है और कितनी वॉल वीकनेस है, उस हिसाब से वो कम या ज्यादा ब्लीडिंग का कंप्लेन करता है। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझको स्ट्रेन करना पड़ता है, हार्ड स्टूल पास होता है। उसके अलावा मरीज कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझको टॉयलेट के वक्त कुछ मस्सा बाहर आता है, कुछ ऐसा मस्से जैसा बाहर आता है, कुछ मांस बाहर आता है, फिर वो खुद ब खुद अंदर चला जाता है। तो डिग्री वाइज अगर हम देखें डॉक्टर रिजवी साहब, तो पाइल्स की बहुत सारी किस्में हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री पाइल्स जो एनोरेक्टल रीजन के अंदर ही रहते हैं, सेकंड डिग्री पाइल्स जो डेफिकेशन के तौर पर, डेफिकेशन के वक्त मतलब टॉयलेट के वक्त तो बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, दैट इज सेकंड डिग्री। और थर्ड डिग्री पाइल्स मींस परमानेंटली प्रोलैप्स्ड पाइल्स, वो हमेशा बाहर रहते हैं। तो मरीज एक कंप्लेन ये करता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है और कुछ मांस बाहर आता है, अगर उसको थर्ड डिग्री पाइल्स है, और वो मांस जो है वो सराउंडेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ पाइल्स, पाइल्स आर पेन फ्री। जी, पाइल्स आर पेन फ्री, पाइल्स ओनली प्रेजेंट इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ओके, और उसके अलावा एनीमिया एक अहम मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, एक सिम्टम होता है, मरीज बोलता है मुझको कमजोरी होती है और मुझको भूख नहीं लगती, एनीमिया की वजह से उसको डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होता है। जी, और इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब के ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड लॉस होता है, तो वॉल्यूम तो मेंटेन होती रहती है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड लॉस होने की वजह से हेमोग्लोबिन लेवल फॉल होता रहता है, उसकी वजह से मरीज को क्रॉनिक एनीमिया होता है और सीवियर केसेस में हाई कार्डियक आउटपुट भी देखा गया है। ठीक है, तो ये तो खैर अलामत हो गई डॉक्टर साहब, और क्योंकि आपके थीसिस का मतलब जो है मौजू ही यही था, तो मैं ये चाहूँगा कि इलाज के ताल्लुक से आपने इसका किस तरीके से मतलब जो है किसी रिसर्च की क्या की? हमने डॉक्टर साहब एक 60 पेशेंट प्रैक्टिकली लिए थे जिनको फर्स्ट डिग्री या अर्ली सेकंड डिग्री पाइल्स थे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो था वो फर्स्ट और अर्ली सेकंड डिग्री पाइल्स पे था, और फर्स्ट और अर्ली सेकंड डिग्री पाइल्स के पेशेंट को ही हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। लेट सेकंड डिग्री पाइल्स या थर्ड डिग्री पाइल्स रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो हमने 60 पेशेंट्स चूज किए थे रैंडमली, उसमें से 30 पेशेंट्स को हमारी मरहम अहमर और सुबह से सब होल इंटरनली रात में और मरहम अहमर फॉर लोकल एप्लीकेशन, ये 45 दिन के पीरियड के लिए इस्तेमाल कराया था, और ऐसे ही 30 पेशेंट को हमने प्लेसिबो इस्तेमाल किया था, मतलब इनर्ट कंपाउंड, ताकि हमको ये रिजल्ट देखना था कि इट इज ड्यू टू यूनानी मेडिसिन और इट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट टू रूल आउट दिस। तो हमने 45 डेज की स्टडी की थी, हर 15 डेज पर एक फॉलोअप किया था, और हमने जो पैरामीटर्स ऑफ स्टडी बनाए थे वो ब्लीडिंग पर रेक्टम, नंबर ऑफ साइज मास, नंबर ऑफ पाइल मास, साइज ऑफ पाइल मास एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज, यही मुद्दों को, यही नुकात की रोशनी में हमने अपनी स्टडी कंप्लीट की सक्सेसफुली, और हमको अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 75% पेशेंट्स में हमारे जो लोकल एप्लीकेशन था इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो डॉक्टर साहब इसके कुछ अवारजात भी हो सकते हैं? जी, पाइल्स के
पाइल्स के डॉक्टर साहब इलाज जो है वो कंजर्वेटिव है या सर्जिकल है? तो अगर कंजर्वेटिव में 90% केसेस ऑफ द हेमोराइड्स आर ट्रीटेड बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो इसको ऑपरेशन की सिर्फ 10% मरीजों में जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसका इलाज प्रॉपरली कर लिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें कभी कभी प्रोफ्यूज हेमोरेज होता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है उस जगह पे। ये सब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पाइल्स है। डॉक्टर साहब फिस्टुला वगैरह भी मतलब बन सकता है जी? एनोरेक्टल रीजन में डॉक्टर साहब पाइल्स की वजह से फिस्टुला फॉर्म नहीं हो सकता। तीन कंडीशंस अलग अलग है एनोरेक्टल रीजन की। एक पाइल्स होते हैं जिनमें ब्लीडिंग पर रेक्टम कार्डिनल सिम्टम्स है, एक फिस्टुला होता है वो एनोरेक्टल एब्सेस की वजह से या इस्चियोरेक्टल एब्सेस की वजह से फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, एक ओपनिंग फॉर्म हो सकती है, एक फॉल्स ट्रैक फॉर्म हो सकता है जिससे डिस्चार्जेस आ सकते हैं। तो फिस्टुला के कार्डिनल साइन डिस्चार्जेस हैं। और एक फिशर होता है जो एनोरेक्टल रीजन में म्यूकोजा में एक जख्म हो जाता है ड्यू टू पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, कंटिन्यूअस पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल की वजह से एक जख्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फिशर। तो एनोरेक्टल रीजन में अगर मरीज ये शिकायत करता है कि मुझे बहुत दर्द है तो यूजुअली दिस इज फिशर। अगर मरीज शिकायत करता है कि मुझको म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं तो यूजुअली दिस इज अ केस ऑफ फिस्टुला। बट इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, दिस इज अ केस ऑफ पाइल्स। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हेलो डॉक्टर साहब, ये तो पाइल्स के ताल्लुक से काफ़ी मुफीद मालूमात हो गई, असबाब भी हमने कवर कर लिए आपने माशाल्लाह अपने गुफ्तगू के अंदर, अलामात को भी काफ़ी डिटेल के साथ आपने बता दिया, अलामात फ़ारिक़ा भी बता दी, दूसरी डिजीज़ के साथ में मतलब जो है उसका कंपैरिजन करके आपने सारी चीज़ें मतलब जो है क्लियर कर दी माशाल्लाह। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि इलाज के ताल्लुक से ख़ास तौर से आपने जो मरहम अहमर पर रिसर्च की तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका किस तरीके से मतलब जो है ट्रीटमेंट बताएंगे? डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं पाइल्स को परहेज और ग़िज़ाई हिदायत के मुताबिक अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो स्पेशली मरीज़ को हम डॉक्टर्स जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनकी ड्यूटी है कि हम मरीज़ को ये हिदायत दें कि वो कॉन्स्टिपेशन से बचें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। और खुदा ना खास्ता अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तब भी वो स्ट्रेनिंग को अवॉइड करें, जोर नहीं लगाए, ताकत नहीं लगाए। उसके अलावा पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन से परहेज कर नॉन वेजिटेरियन डाइट से परहेज करना चाहिए, मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए और ऐसी हर चीज़ से परहेज करना चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, रेगुलर बाउल हैबिट मेंटेन करना चाहिए, टॉयलेट जाने का एक वक्त फिक्स रखना चाहिए, समझ रहे हैं? रेगुलर बाउल हैबिट और रेगुलर डाइट हैबिट मेंटेन करना चाहिए, खाने का एक वक्त, डेली रूटीन एक्सरसाइज करेगा तो पेशेंट कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, वी कैन अवॉइड पाइल्स। हाई फाइबर डाइट से डॉक्टर साहब क्या? हाई फाइबर डाइट से ऐसी मुराद है कि जो जिसमें फाइबर्स का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे सलाद होता है, ककड़ी रेशेदार चीजें होती है, ककड़ी होती है, पपीता होता है, सलाद होता है, ये सब हाई फाइबर डाइट्स में आती है। तो ये रेशे क्या करते हैं डॉक्टर साहब? जो ये रेशे होते हैं, जो हाई फाइबर डाइट होती है, ये जो है इजीली डाइजेस्टेबल होती है और ये खुद भी इजीली डाइजेस्ट होती है और दूसरी अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के डाइजेशन में भी मदद करती है। उसके अलावा ये आंतों में फिसलन पैदा करती है और उसकी वजह से मतलब जो सॉफ्ट स्टूल होता है, स्टूल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में फॉर्म होता है जो इजीली पास हो सकता है। इसबगोल का कोई रोल डॉक्टर साहब? जी, इसबगोल डॉक्टर साहब एक कोटिंग एजेंट है और इसबगोल का बहुत अहम रोल है। हमने जो अपनी स्टडी में पेशेंट को सिर्फ लोकल एप्लीकेशन इस्तेमाल किया था फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स में, तो हमने उनको एक मरहम तैयार करके दिया था जिसको उनको रात में और सुबह में अपनी फिंगर से ग्लव्स पहन के एनोरेक्टल रीजन में लगाना था। और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए हमने तमाम पेशेंट को सुबह से इसबगोल 10 ग्राम लात में दिया था। सुबह से इसबगोल डाइजेशन को ठीक रखने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन। तो मरहम अहमर जो है डॉक्टर साहब, उसके अंदर क्या खास कंटेंट्स हैं? तो मरहम अहमर ये एक हमने डॉक्टर साहब एक फार्मूला पिकअप किया था। तो मरहम अहमर ये एक हमने डॉक्टर साहब एक फार्मूला पिकअप किया था यूनानी एंशिएंट यूनानी लिटरेचर से स्टडी करने के बाद हमने कराबादीन कबीर से एक फार्मूला पिकअप किया था, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 72 जी। इससे एक फार्मूला पिकअप किया था और ये एक एंशिएंट फार्मूला था लेकिन इस पर अभी तक रिसर्च स्टडी नहीं हुई थी। और इस फार्मूले में हमने सफेद काशगरी यानी जिंक ऑक्साइड, अंजरूद यानी एस्ट्रेगेलस साकोकोला, दमुल अखवान मींस ड्रेसेना सिनाबारी, मुर्दार संग मींस लेड ऑक्साइड, सिंदूर मींस रेड लीड, जैतून मींस ओलिया ऑयल एंड मुंह में सफेद ये व्हाइट वैक्स, ये तमाम जो है इनको पाउडर फॉर्म में यूज किया था और वैक्स में उसको और जैतून के तेल में जी उसको मिलाकर एक उसका पेस्ट तैयार किया था। ये सब दवाएं 35 ग्राम, 14 ग्राम, 7.5 ग्राम, 30, ये सब क्वांटिटी इनकी अलग अलग थी और उसमें
480 ग्राम्स रोगन जैतून था और जी। व्हाइट वैक्स 120 ग्राम्स था। जी, जी। इस तरह हमने एक पेस्ट तैयार किया था जी, जी। और उसको मरीज को लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया जी, था। जी। मरीज को हिदायतें दी थी और ये सब रजिस्टर्ड केस थे जो हमारे हॉस्पिटल में एज ए पाइल्स, अर्ली पाइल्स के पेशेंट रजिस्टर्ड हुए थे जी। और इस पर हमने अपनी पूरी रिसर्च थीसिस कंप्लीट की थी। तो ये जो इसके कंटेंट्स हैं डॉक्टर साहब, जी। ये जो कंटेंट्स हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ आपने बताई जैसे दम्मुल अफ़वाइन। जी। इसका क्या रोल है इसके अंदर? दम्मुल अफ़वाइन जो है डॉक्टर वैसे साहब जनरली हम लोग यूनानी के अंदर उसको उसमें यूज़ करते हैं एज ए ब्लड। जो है तो काबिज है, जी। काबिज है और सर्द इसका मिजाज है, तो ये कब्ज पैदा करती है, उस जगह पे श्रिंक करती है वेसल्स को और एज ए हेमोस्टेटिक काम करती है। जी, जी। इसमें जो दूसरे अज्जा थे जो ब्लड जी ब्लीडिंग रोकने के लिए अहम रोल अदा करती है। जी जी जी। खास तौर से मतलब वो और जो दूसरे अज्जा हमने यूज किए थे वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के थे और अक्काल किस्म के थे और हेमोस्टेटिक थे। ये दवाएं हम जी जी झड़ जाए, निकल जी जी झड़ जाए और सूख जाए। और ब्लीडिंग सबसे पहले हमने जो अपने मरहम अहमर के इस्तेमाल के जो बाद जो हमने पहली चीज नोट की विद इन अ फर्स्ट वीक ऑल पेशेंट्स हैविंग मींस सिग्निफिकेंट रिजल्ट रिगार्डिंग ब्लीडिंग पर रेक्टम। जितनी उनको ब्लीडिंग होती थी वो बिल्कुल कम हो गई और बहुत सारे मरीजों में ब्लीडिंग फर्स्ट वीक में ही रुक गई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात आपने मतलब जो हमें हमारे नाज़रीन के लिए फराहम की। पूरी थीसिस तकरीबन ऐसा लग रहा है कि आपने सामने मतलब जो रख दी है अपनी रिसर्च को। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इस एपिसोड में भी जो है बहुत ज़्यादा मालूमात जो है हमारे नाज़रीन को फ़राहम की हैं और इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा है कि हम यहाँ पर जो प्रोग्राम के अंदर जिन शख्सियात से आपको रूबरू करवाते हैं और ख़ास तौर से राशिद काजी साहब से जो हम आपको रूबरू करवाते हैं तो करवाए हैं हमने इनको, तो आप इनसे इस्तिफ़ादा भरपूर कीजिए। अगर किसी किस्म की कोई खलिश, कोई सवाल, कोई इस्तिफ़ामिया आपके अंदर अगर जज्बा मौजूद हो तो आप कोई सवाल मौजूद हो तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तिब्बिया कॉलेज बॉम्बे के अंदर कांटेक्ट करें, चाहे इनकी क्लिनिक पे कांटेक्ट करें, लेकिन आप अपनी तशफ़ी पूरी तरीके से करें और इलाज की तरफ से पूरी तरीके से जो है गाफिल न रहें और ख़ास तौर से कब्ज़ जैसी शिकायत जो है उसको अवॉइड ना करें और उसकी तरफ से लापरवाही ना बरतें। तो वरना आगे चल के क्या होता है कि ये जो बवासीर का मर्ज़ जो है वो डेवलप हो जाता है और नई किस्म की परेशानी में इंसान मुब्तला हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा ज़रूर करेंगे और इस पर अमल करेंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।